हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो कि थंबनेल लगाया कि हाउ टू रीड पी.के. नायर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है। ये प्रमोद कुमार नायर इनका पूरा नाम है और लगभग जितने भी नेट के एस्पिरेंट्स होते हैं या किसी भी इंग्लिश से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसी को सजेस्ट करते हैं। बेसिक बुक कही जाती है इंग्लिश लिटरेचर की। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि हम लोग उसको कैसे स्टडी करें और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़ने लायक हैं। ये काफ़ी अभी ये इसका लेटेस्ट एडिशन ही है बुक का। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको पहले पेज में आपको जैकस डेरिडा का एक लिखा हुआ कोटेशन दिखेगा। ठीक है, ये तो उतना काफ़ी ज़रूरी है नहीं आप लोगों के लिए। अब मैं बात करता हूँ सीधे कंटेंट पे। अगर मैं आऊँ तो इस कंटेंट में से आपके लायक क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं जो आपको बता दूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको पढ़ने का, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है तो हिस्ट्री का जो अगर आपने बेसिक बैकग्राउंड पढ़ना है, यानी जब वो राजा रानी का टाइम आता है, जो हेनरी सेवन थे, हेनरी एट थे, किंग एलिजाबेथ हो गया, और जो ये इस तरीके के जो टाइम पीरियड आते हैं जो पहले हुए रहती हैं, जो पास्ट की घटनाएं, स्पेशली जो आपकी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम की अगर आपने पास्ट की घटनाएं जाननी है तो ये वाला सेक्शन इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको उतना क्लैरिफाई और उतने डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं। वो बात अलग है, इसमें सभी चीज़ें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर दी गई हैं बिल्कुल, और फैक्ट पे इस पर बहुत फैक्ट आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहेंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो ये वाला इसका पहला वाला पोर्शन है, लिस्ट ऑफ द बॉक्स्ड आइटम्स, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट, इनको आप अभी इग्नोर ही करके चलें। जो अगर आपने एलटी और अगर आप लेक्चरर के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप ये वाले सेक्शन से स्टार्ट करें। कहाँ से? सेक्शन 1, फ्रॉम द रेनेसेंस टू द रेस्टोरेशन से। तो यहाँ से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और आप किताब को देख ही पा रहे होंगे, इसमें आपको हर एज का, जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 दिया है आपको फ्रॉम द रेनेसेंस टू द रेस्टोरेशन, ऐसे आपको सेक्शन 2 दिया है फ्रॉम द रेस्टोरेशन टू द इनलाइटनमेंट। तो आपको हर सेक्शन का आपको पहले बैकग्राउंड दिया है, उसके बाद उसमें क्या क्या बैकग्राउंड में आपको क्या क्या मिलेगा कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स उस एजेस में हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और कौन कौन से डेवलपमेंट उस एजेस में हुए हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे एलिजाबेथन एज में कौन कौन से ड्रामा के डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से पोइट्री के डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से आपके जैसे डायरी के फॉर्म्स के डेवलपमेंट हुए, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, जो भी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी अगर आप उसको डिटेल स्टडी करते हैं तो। अब अगर मैं बात करता हूँ कहाँ से स्टडी करें, पहला जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 1 फ्रॉम द रेनेसेंस टू द रेस्टोरेशन, आप यहाँ से इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसके बैकग्राउंड में, और इसके बैकग्राउंड में किस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसका पहला सेक्शन खोलता हूँ, ये पेज नंबर है आपको कौन सा, 18। तो मैं अभी अगर मैं इसका पेज नंबर 18 खोलूँ तो पेज नंबर 18 आपका, ये तो इसका 35 आ गया। पेज नंबर 18 में अगर आपको दिखाऊंगा उसकी, आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहले आपको एक चार्ट बना हुआ मिलेगा। ये इस तरीके के बॉक्सेस के थ्रू आपको इसमें समझाया है। ये पेज नंबर 30 आया है, और उसके बाद ये पेज नंबर 26 हमने जाना है पेज नंबर 18 में। तो ये रहा इसका पेज नंबर 18, ये आपका बैकग्राउंड है। ये हमने कौन सा एज खोला है, रेनेसेंस एज खोला है, तो ये सबसे ऊपर आपको रेनेसेंस लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब जो अगर आप जो बैकग्राउंड वाला पेज है उसके पीछे अगर आप जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो जाता है। इसमें आपको सारे लिटरेरी इवेंट्स दिए हैं, और कौन कौन से इवेंट उस टाइम पे हुए थे, कौन कौन से राजा उस टाइम पे आए थे, और कौन कौन सी चीज़ें उस समय हुई, क्या उस समय कोई प्लेग हुआ था, या क्या उस समय कोई ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या उस समय कोई ऐसी ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो इसमें पहला पोर्शन दिया है सेक्शन 1 फ्रॉम द रेनेसेंस टू द रेस्टोरेशन, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो हिस्टोरिकल एंड सोशल इवेंट्स, ये टाइमलाइन आपको ऊपर दिया गया है। इसके बाद आपको इस तरीके से चीज़ों को समझाया, जैसे हिस्टोरिकल एंड सोशल इवेंट्स, इसमें आपको पहला दिया है अर्ली ट्यूडर पीरियड की, यहाँ से शुरुआत होती है 1485 से लेकर के 1550 तक, और हेनरी सेवन पहले राजा होते हैं। और ये जो आपको बॉक्सेस दिए हैं 1485, उसके बाद आपको 1509, उसके बाद आपको दिया है इसमें कौन सा 1547। ये जो मेजर इवेंट्स हुए थे किस टाइम पे, जिस एज को आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे। जैसे अभी आपने रेनेसेंस और रेस्टोरेशन एज निकाला है तो आपको रेनेसेंस एज का चार्ट ये दिया है, तो आपको रेस्टोरेशन एज का चार्ट ये दिया है। इतना बेसिक काफ़ी होगा। और आपने लेक्चरर और अगर एलटी या टीजीटी पीजीटी के पेपर देखें तो आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड की हिस्ट्री होती है उससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए इतने पॉइंट स्पेशली यूपी टीजीटी और उत्तराखंड एलटी वालों के लिए काफ़ी रहेंगे, और इससे बाहर आप अगर नहीं जाएँ तो बेटर रहेगा। इससे बाहर आप और चीज़ों में जा सकते हैं, जैसे आप किसी पोएट को डिटेल कर लीजिए, लिटरेरी टर्म्स को आप डिटेल कर लीजिए। अब मैं आता हूँ इसके जो सेकंड पार्ट होता है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। मैं आपको बताऊँ, इस बुक को सबसे पढ़ने का ऐसा है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। किसी को आ भी जाती है, किसी को नहीं आती है। तो इसका बेटर फ़ायदा वही है जब आप इसको 2 बार कम से कम रीड कराएं, वही स्कैनिंग और स्किमिंग के थ्रू। स्किमिंग का मतलब आप जानते होंगे कि मतलब जब हम क्या करते हैं, और स्कैनिंग का मतलब जब हम पूरा स्कैन करते हैं उस चीज़ को। स्किमिंग का मतलब जब हम केवल ऊपर ऊपर ही पढ़ते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, जब आपने इसको स्टार्टिंग करनी है पढ़ने की, तो आपने बस इसको पढ़ते जाना
आसान है। जैसे अगर आप टारगेट लेके चलें 20-20 पेज का भी अगर आप एक दिन में टारगेट लेके चलेंगे तो ये आपकी पूरी हो जाएगी। और उस समय जब आप पढ़ेंगे तो आपने 2 स्केच पेन अपने पास रखनी है। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अलग अलग कलर से मैंने मार्क्स किए हैं। इसमें चीज़ें क्या हैं कि जो मैंने ब्लू कलर से मार्क्स किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको दिख रहा होगा जो मैंने येलो कलर से मार्क किए हैं ये यहाँ पे एजेस वगैरह यहाँ पे सन वगैरह दिए हैं। तो ये उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस आज तक पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो जो इन एजेस की जो इसमें आपको हिस्ट्री दी है वो उतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखती, इसलिए मैंने जो ये ब्लू कलर से किए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिनेसेंस टर्म आपको दिख रहा है, फिर मैंने यहाँ पे आइकोनोग्राफी को मैंने अंडरलाइन किया है नीली पेन से, ठीक है, नीले स्केच पेन से। अभी मैंने क्यों किया है, इसका मतलब है कि आइकोनोग्राफी में कुछ तो रीज़न होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा रिनेसेंस एज में, ठीक है। आइकोनोग्राफी आपको पता होगा, आइकोनोग्राफ पोएट्स भी है कोई, और किसे कहते हैं अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना आपको इस पेज में दिख ही रहा होगा, इस वीडियो में पॉज करिए आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आपको जो ये बॉक्सेस दिए हैं इनको आपने नहीं छोड़ना, ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस बुक में। जैसे आपको रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड दिया है तो आपको इस बॉक्स में आपको रिफॉर्मेशन का मीनिंग दिया होगा और कहाँ से रिफॉर्मेशन की स्टार्टिंग हुई वो दिया होगा। ऐसे आपको यहाँ पे द रिनेसेंस दिया है, जो रिनेसेंस का जो आपको लिटरेरी मीनिंग क्या है उसका, और रिफॉर्मेशन का जो लिटरेरी मीनिंग है वो भी आपको इसमें दिया होगा। तो ये बॉक्सेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको लिखने बैठेंगे इस बुक को तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप किताब में ही उन चीज़ों को अंडरलाइन करें, और बार बार जब आप उनको दोबारा देखेंगे तब आपने क्या करना है, पहली बार जैसे आपने खाली इसको पढ़ लिया थोरोली, मतलब आपने इसको ऊपर ही पढ़ लिया, आपने 20-20 पेज का टारगेट लिया और आप एक दिन में पूरा करते गए, जो आपको इंपॉर्टेंट दिखता है कि आप उसको हेडलाइन करते गए। फिर जब आप दूसरी बार इस बुक की ओर आएंगे तो आपने क्या करना है, जो आपने हेडलाइन करा है केवल आपने उन्हीं को पढ़ना है, आपने हर चीज़ फिर से दोबारा नहीं देखनी, वरना फिर तो आपको उतना ही टाइम और लग जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो आपने अंडरलाइन किए हैं केवल आपने उन्हीं को देखना है। और ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, और इसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज भी है अगर आप कंपैरिजन करें और बुक से, जैसे आपने WJ लॉन्ग वगैरह अगर देखी हो तो। और BK प्रसाद भी काफ़ी एक अच्छी बुक है, वो आपको लिटरेरी टर्म्स खासतौर पर पोइट्री से रिलेटेड इसमें टर्म काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसकी काफ़ी डिमांड भी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अब अगर मैं बताता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दी होंगी। ये जो आपका नॉन फिक्शन आपको समझाया है, जो आपकी बॉक्सेज हैं, इनमें बॉक्स में क्या होगा, जो भी एजेस आपकी आती हैं, चाहे आप रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं या आप रेस्टोरेशन एज पढ़ रहे हैं, तो उस एज में कौन कौन से आपका रिफॉर्मेशन हुए, कौन कौन से आपके आंदोलन हुए, वो आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेंगे, और कौन कौन से खास चेंजेस हुए, और उस टाइम पे कोई भी लिटरेरी टर्म्स अगर उस टाइम पे इनिशिएट हुआ होगा तो उसके बारे में आपको दिया होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है द ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स करके दिया है। अब आपने यही कॉमन सेंस लगाना है, जैसे अगर आपको यहाँ पे ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स दिख रहा है तो आप अगर यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे लिखा है, देखिए फ्रॉम द रिनेसेंस टू द रेस्टोरेशन, ये आपको यहाँ पे ऊपर हेडिंग दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स थे वो किस टाइम पे आए, आपके रेस्टोरेशन एज के टाइम पे आए, ये आपने कॉमन सेंस लगाना होगा। और आप क्या करें, जैसे ये आपको यहाँ पे ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स दिख रहा है तो आप इसको एक लंबा सा यहाँ पे इस तरीके से किसी भी स्केच या पेन से आप ऐसे लंबा सा गोला लगा लीजिए, ताकि जब आपका LT या TGT का एग्जाम होगा तो उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन पहले दिन आपने बस इनको खाली देखते हुए जाना है। और देखते हुए आपने कैसे जाना है कि जैसे आपका यहाँ पे ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर दिखा आपको, तो फिर आपने क्या करना है कि आखिर ये जो ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर है ये है कौन सी एज में, तो आपको तो पहले यहाँ पे लाइन दिख जाएगी कि द लेट 15th सेंचुरी। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यार ये तो एज कौन सी है, रिनेसेंस वाली एज है, तो उससे भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, जिस भी एज को आप पढ़ते हैं उस एज के ख़त्म होने तक आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से राइटर इन पेजों में आ रहे हैं। जैसे ये जेम्स फर्स्ट यहाँ पे आ गया, तो अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नहीं, ये जो जेम्स फर्स्ट है ये आपका एलिजाबेथन एज से रिलेटेड है, या एलिजाबेथ के बाद ये आया होगा। वो जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ये आइडिया होना चाहिए, और आप बिल्कुल प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और तभी ये किताब पढ़ने का फ़ायदा भी है। बस इसमें क्या चीज़ें हैं कि आपको इसमें हर चीज़ दी है। सबसे बड़ी बात तो इसमें आपको राइटर दिए हैं। अगर आप कॉपी में भी लिखें, आप एक काम करिएगा, जब भी आप किसी एज को पढ़ें तो आप कॉपी में केवल राइटर के नाम लिखना। जैसे अगर आपने जैसे ये वाला एज निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रिनेसेंस एज है, ये रिनेसेंस एज आपने निकाला। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहले तो ये चार्ट में जो भी आपको नेम दिए हैं, जैसे आपने हेनरी 7th लिख लेना है, उसके बाद फिर आपने हेनरी 8th लिख लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ साइड को बढ़ते हैं, ये देखिए कोवरडेल्स बाइबल लिखा है इसमें, तो आपने कोवरडेल्स बाइबल लिख लेना है। उसके आगे आप उसका सन लिख लीजिए। टिंडेल न्यू टेस्टामेंट लिखा है तो आप टिंडेल लिख लीजिए पहले तो। उसके बाद आपने थॉमस हेवुड लिख लिया, फिर आपने फिलिप स्पैरो या आपने जॉन स्केल्टन का नाम लिख लिया। तो आप इसका मतलब ये समझ जाएंगे जब आप कॉपी में दिखेंगे। इससे क्या होगा, आपके एजेस क्लियर होंगे, आपको समझ आ जाएगा नहीं यार ये तो रिनेसेंस एज से बिलोंग करते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ दूसरे पेज में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आप पहले आप कैरोलिन पीरियड करके हेडिंग डालेंगे कॉपी में, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इसके राइटर हैं, जैसे आपने मिल्टन लिख लिया, जॉन डन लिख लिया, उसके बाद फिर से आपने मिल्टन लिख लिया,
और चार्ल्स फर्स्ट लिख लिया, तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये वाले जो राइटर हैं ये पर्टिकुलर इस एज से बिलोंग करते हैं। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर अब आगे आपको यहाँ ये वाली डिटेलिंग आपने कॉपी में नहीं उतारनी है, बस आपके बीच में जो भी इसमें राइटर्स आते जा रहे हैं बस आप केवल उनके नाम उतारिए। उससे क्या होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी राइटर्स की एजेस को लेके। उसके बाद आपके 2 या 3 MCQ तो आपके पेपर में सेंटर आइडिया से ही सॉल्व होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि जेम्स फर्स्ट एलिजाबेथ सक्सेसर, अब ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है और किससे आपने ब्लू पेन से इसको अंडरलाइन करना है कि जेम्स फर्स्ट एलिजाबेथ का क्या था, सक्सेसर था। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसके लास्ट में। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि आप हमें पूरा ही बताएंगे, तो ट्यूडर प्रोटेस्ट राइटिंग, ये जो बॉक्सेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर मैं आता हूँ इसके बैक साइड में, तो आपको बैक साइड में दिया होगा ये इस तरीके की जो आपको चीज़ें दी हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको आगे भी एक बॉक्स दिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपको कोई राइटर शॉर्ट में चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर आपको कोई भी आप फेमस जैसे ऑर्डन है, WH ऑर्डन, अगर आपने WH ऑर्डन के बारे में इस बुक में क्या पॉइंट दिए वो अगर आपने देखना है तो आप बुक के सबसे पीछे जाइए। उसके बाद आप या अगर आपने देखना है कि जैसे ये फ्रांसिस बेकन के बारे में आपको दिया है, अब आपने देखना है कि यार फ्रांसिस बेकन के बारे में हमें यहाँ से क्या पॉइंट मिल सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इस बुक के आप सबसे पीछे जाएंगे, वहाँ पे आप फ्रांसिस बेकन को सर्च करेंगे और ये भी आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले ए वाले राइटर आपको दिए हैं, उसके बाद फिर आपको B वाले राइटर दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रांसिस बेकन के यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि फ्रांसिस बेकन के बारे में कौन कौन से पेज नंबर में हमको इस बुक में दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 21, 22, 26, 74। अब अगर आप इन पेजेस में जाएंगे, जैसे अगर मैं 120 पेज पे गया हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं अभी 120 पेज नंबर पे जाता हूँ, तो ये मैं आ गया आपका 120 पेज नंबर पे, आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको फ्रांसिस बेकन अगर पीछे दिया है तो ज़रूर आपको कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे दिया होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आप देख सकते हैं, एम्पिरिसिज्म एंड नेचुरल फिलोसफी वाज अ रिमार्केबल स्टडी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द एज। और आपको ऊपर दिया है बेकेनियन आइडियाज़ ऑफ, मतलब आपको बेकन का यहाँ से ये पॉइंट मिला। ठीक है, कौन सा, बेकेनियन आइडियाज़ ऑफ नॉलेज, एम्पिरिसिज्म एंड नेचुरल फिलोसफी वाज रिमार्केबल स्टडी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द एज। अब आपको ये नोट करने होंगे, ऐसी जितने भी आपको रेफरेंस पीछे इस बुक में दिए हैं वो आपको जितने भी राइटर आपको चाहिए और जो आप सर्च करते हैं यहाँ से, जैसे आपने इंटररेग्नम प्रोज के बारे में जानना है तो आप यहाँ देखिए। ठीक है, 97 से आपको 100 तक का इसमें दिया है, मतलब आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी इस बुक में। और दूसरी बात, जैसे अगर आपने कोई राइटर सर्च करना है, मैंने आपको बताया था कैसे सर्च करना है। जैसे माना अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सर्च करना है तो आप इसके सबसे पीछे पेज में जाइए, आप यहाँ पे देखिए कि W वाला आप अल्फ़ाबेट निकालेंगे तो W वाला ये आपको मिल गया, वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी 195। फिर आप आगे जाइए तो आप वहाँ पर वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस बुक के हिसाब से वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। जिसकी डिमांड सी होप उसकी फुलफिल हुई होगी, और इस बुक को आप हो सके तो आप ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल बुक मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दी है अगर आप इसको 2 बार पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, थैंक यू लर्नर्स, और थैंक यू। ये इसका बैक कवर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। बहुत जल्दी इसकी भी मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि अभी आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे तो मोटिवेशन भी नहीं मिल पा रहा है। मुझसे क्या हो रहा है कि ये चीज़ें टाइप करवानी पड़ती हैं, 10 चीज़ें होती हैं और आप लोगों को खाली टच करना होता है, तो उसी में आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यार दूसरा आदमी जो इस काम को कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती होंगी। तो थैंक यू लर्नर्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।